अगर दानिश भाई जिंदा होते तो आज क्या होता? तबाही होती है। मैंने सीधा 2010 के बाद सीधा ये बाइक ली है। 2-3 साल से मैं मतलब वीडियोस देख रहा था मोटो व्लॉगिंग की, ये वो सब, तो वाइफ ने मुझे अप्रिशिएट किया कि चलो ठीक है आप ले लो, बाइक ले लो। ये भी काफी बड़ी बात है कि भाई वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि भाई बाइक ले लेते हैं, बाइक भाई बिक जाती है। नहीं, मुझे तो पूरा सपोर्ट मेरी वाइफ ने तो किया काफी अच्छी है। बात है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। हाँ जी हाँ। जब आप 150 सीसी से डायरेक्ट 900 सीसी तक आए तो उस बीच में क्या मतलब चीजें? मैंने 10-12 साल एक्चुअली में मैंने 10-12 साल बाइक को हाथ ही नहीं लगाया। अभी ये डीबी कलर लगा हुआ है इसमें, तो आवाज़ काफ़ी नीचे दब जाती है। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुपर बाइक खड़ी है, कोई देख के पहचान ही गए, दिस इज ऑल न्यू कावासाकी निंजा G900। तो आज की वीडियो हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं फतेह सिंह भैया। क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया। सो ही इज फ्रॉम इटावा इन यूपी। हेलो एवरीवन, जैसा कि सबकी ड्रीम बाइक होती है स्पोर्ट्स बाइक के लिए, हर बच्चा क्रेजी होता है साउंड सुनने के लिए। जैसे जब मैं छोटा था, बैंगलोर में था, तो मैं तो एकदम जैसे ही जब बगल से साउंड निकलती थी ना, तो मैं तो उसके पीछे भागता था, सड़क पे जल्दी से जाता था कि देखने को मिल जाए पास से। तो तभी से मेरा ड्रीम चलता आया। और मैंने जो लास्ट बाइक खरीदी थी 2010 में, पल्सर, और उसके बाद फिर मैंने सीधा लिए 900 सीसी। पहले पल्सर 150 सीसी थी मेरे पास, वो आज भी इटावा में है, कर्नाटका नंबर। और अभी मैंने सीधा लिए G900। और काफ़ी सारे मोटो व्लॉगर्स और ये लोग बोलते हैं कि मतलब पहले आप 150 चलाइए, फिर 200 सीसी, फिर 400 600 एक्सपीरियंस के बाद धीमे धीमे होना चाहिए। लेकिन बट रियल बात बताऊँ तो ऐसा नहीं है। अगर आपका माइंड सेट है और आपको क्लियर है, मतलब कि इसकी पावर देखो, पावर तो इसका बहुत है। और काफ़ी सारे जैसे सब लोग बोलते हैं कि मतलब आप भैया कुछ स्टंट नहीं करते हो, विली नहीं करते हो। वो टाइम था एक छोटी एज पे करते थे, लेकिन अभी इस एज पे आके एक्चुअली में आई एम ऑलमोस्ट लाइक 35, तो अभी ये सब स्टंट की एज अपनी नहीं रही फिर है। भी उनमें देखो काफ़ी रिस्क रहता है। और फिर अगर हम स्टंट के लिए सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। बच्चे लोग काफी क्या करते हैं, सड़क पे स्टंट करते हैं। स्टंट देखो सड़क पे लीगल है, ऐसा नहीं है। मोटो हब भी ये सब आ रहे हैं। जब इंडिया में बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन आ रहा है बाइक्स को लेके, मोटो जीपी से लेके हर चीज, लेकिन क्या है, आप स्टंट कीजिए प्रॉपर गियर, और जहाँ पे रोड चलती ना हो, मतलब डेड रोड्स पे करिए, अपने प्राइवेट प्लॉट पे कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाइक को अच्छे से राइड करना, उसको अच्छे से मेंटेन करना, एंड बाइक लेने के बाद में उससे उल्टी सीधी हरकतें करना इन पब्लिक प्लेस, इन बिजी रोड्स, तो आई थिंक वो चीज़ इट्स कॉल्ड छपरीपना, राइट? तो वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज जो बंदा एक दिल से राइडर होता है ना, आपने बाइक बाय कर ली महंगी तो आप राइडर नहीं कहलाओगे। आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, लाइक दिल से राइडर है तो भाई बाइक की केयर होनी चाहिए, बाइक को राइड करने का चीज़ें जो रूल्स होती है, रेगुलेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। देन यू कॉल्ड ए प्रॉपर राइडर, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो भैया एक स्टार्टिंग से क्वेश्चन पहले मेरा ये रहेगा कि अगर दानिश भाई जिंदा होते तो आज क्या होता? तबाही होती है। इट्स अ वेरी डिमांडिंग क्वेश्चन। मैंने सीधा 2010 के बाद सीधा ये बाइक ली है, और मैं काफ़ी सालों से प्लान कर रहा था। जैसे एक मन में एक चीज़ रह जाती है, हाय आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे मोटो व्लॉगिंग का बहुत, मतलब मैं दिन रात मतलब देखता रहता था मोटो व्लॉगिंग कितना भी। अभी तो फिर सडन 2-3 साल से मैं मतलब वीडियोस देख रहा था मोटो व्लॉगिंग की, ये वो सब, तो वाइफ ने मुझे अप्रिशिएट किया कि चलो ठीक है आप ले लो, बाइक ले लो। और पहले मैंने सोचा था सेकेंड हैंड बाइक लूँ, फिर वाइफ ने मुझे बोला करके नहीं, बाइक लेना है तो न्यू लो, क्योंकि सेकंड हैंड बाइक। ये भी काफी बड़ी बात है कि भाई बाइक को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि भाई बाइक ले लेते हैं, बाइक भाई बिक जाती है। नहीं, मुझे तो पूरा सपोर्ट मेरी वाइफ ने किया है। अच्छी बात है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। हाँ जी, क्योंकि वो देखती रहती थी कि मैं वीडियोस देखता हूँ, रात में ये सब स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाइक्स देख रहा हूँ। तो एट लास्ट उसने ही सपोर्ट करके कहा कि नहीं आप ले लो। हाँ, और तो जैसे कि आपका सबसे पहले पल्सर 150 बाइक थी जी, तो और स्टार्टिंग से ही आपका इसमें इंटरेस्ट भी था। तो मतलब जब आप 150 सीसी से डायरेक्ट 900 सीसी तक आए तो उस बीच में क्या मतलब चीज़ें? मैंने 10-12 साल एक्चुअली में मैंने 10-12 साल बाइक को हाथ ही नहीं लगाया।
हाँ जब से मैं इटावा आ गया था 2012 में, 12 के बाद मैंने बाइक को हाथ ही नहीं लगाया। बिल्कुल। फिर सीधा 2023 में मैंने ये बाइक खरीदी है। और बाइक वही मैं कह रहा था ना, अगर आपके स्किल्स हैं आपकी, तो इतने सालों बाद भी अगर जब मैंने बाइक ली है और फिर डायरेक्टली एक सुपर बाइक पे गया हूँ, तो वही कहते हैं अभी तक मेरी गाड़ी टचवुड कहीं भी स्क्रैच नहीं है, कहीं भी गिरी नहीं है, कहीं कुछ हुआ नहीं है। और आप जानते हो जैसे कि मैंने ट्रैवल, इससे मैंने काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ, लखनऊ, ग्वालियर, आगरा, और कंटिन्यूसली। और सबसे बड़ी बात, मैं डेली यही बाइक चलाता हूँ, चाहे मुझे कोई भी काम हो। अब पहले मैं कार पे जाता था, अब कार की जगह अपनी इसी पे जाता हूँ, चाहे बैंक जाना हो, चाहे कुछ भी, कोई भी छोटा मोटा भी काम, तो भी मैं यही बाइक से करता हूँ। आजकल ट्रेंडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई सुपर बाइक का क्रेज बहुत है, और भाई डेफिनेटली सुपर बाइक का एक ड्रीम होता ही बच्चों का, जो भी मतलब यंगस्टर्स होते हैं, लाइक 13 से लेके 18-20 साल तक, तो उनको सुपर बाइक चाहिए। तो उनके लिए मतलब कुछ आप क्या कहना चाहोगे कि आज की डे में क्या है, सारा यूथ, सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस पे इजीली EMI पे आप ले सकते हो कोई भी बाइक, ZX10R हो चाहे G900 हो। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो इसका मेंटेनेंस इसका कार से भी भारी है। बिल्कुल। क्योंकि एक सर्विस अभी लास्ट टाइम मैं अपने सर्विस पे गया था, अभी तक मैंने फर्स्ट सर्विस कराई है, और फर्स्ट सर्विस पे ये मान लीजिए मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 22,000 का खर्चा हो गया था, जिसमें मैंने सर्विस पे 22,000 पे, जिसमें मैंने एक फिल्टर जो सा डलवाया था वो मैंने अपने मन से डलवाया था, वही एक नॉर्मल सा फिल्टर, इसका करीबन 9,000 रुपये का आया था, और 11,000 रुपये उन लोगों ने चार्ज किए थे, 11-12,000 रुपये। और यहाँ पर इसमें कोई आपको फ्री सर्विस भी नहीं मिलती है, और सारी पैड सर्विस होती है। सबसे बड़ी बात, अभी इसका थोड़ा सा एक लीकेज हुआ है ऑयल सॉकेट्स का। हाँ। और इसके लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा, वरना वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, लेकिन बाइक का वो पुल करना है तो इसके लिए मुझे लखनऊ ही जाना पड़ेगा, वहाँ से प्रॉपर काम हो सकता है। हाँ जी। और हार्डली माइलेज आपको मिलता है इसका 12। अगर आपने एक महीने में 1000 किलोमीटर भी चलाया तो भी देखिए 12,000 रुपये वो खर्चा है। फिर इसके टायर जो उनसे होते हैं वो आपको चेंज कराने ही पड़ते हैं, करीबन 5-6 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करना ही करना है, और वो भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं, 20-25 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से टायर आते हैं। अभी तक मैंने कराया नहीं है, जब कराऊंगा तो उसका भी रेट पता चल जाएगा। सो बाइक को लेना एंड इसको मेंटेन कर पाना, भाई दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। बाइक आप भले कैश पे या फिर आप पापा के पैसों पे या फिर आप फाइनेंस वगैरह पे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में रहते हैं आप बाइक को बाय करने के लिए, ले तो लोगे, लेकिन उसको मेंटेन कर पाना, बिकॉज मतलब पैसा आपका जाना ही जाना है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर व्लॉगिंग के पर्पज से बाइक को बाय कर रहे हो, आपको मतलब वीडियोस वगैरह बनानी है, तो अगर आप उन रीजन से बाइक को बाय कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि EMI भी मेरे ख्याल से, मैंने तो मात्र इसमें 3 लाख का लोन कराया था। हाँ। और क्योंकि ये मुझे 12.5 लाख की पड़ी थी, वैसे ऑन रोड 10.5 का है, 10.5 लाख में फिर मैंने इस पे फुल सिस्टम एरो का एग्जॉस्ट लगवाया था। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इट्स एग्जॉस्ट, जो कि एरो का इसमें बहुत सही रहता है ना, 10R में और G900 में। एरो कितना कॉस्ट किया था आपको? 1.5 लाख का सिर्फ इसका एग्जॉस्ट है। हेडर भी कैसे करवाए थे क्या आपने? नहीं, हेडर वो हेडर सब पूरा फुल सिस्टम बोला, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। हाँ जी, 1.5 लाख का भाई पड़ा है, ठीक है। तो वही है कि भाई बाइक को लेना एंड मेंटेन करवाना दोनों भाई डिफरेंट थिंग्स हैं। एंड अगर कोई यूथ मेरी वीडियो देख रहा है, आई नो डेफिनेटली यूथ ही वीडियो देख रहा होगा, तो बाइक अगर आप बाय कर रहे हो तो आई थिंक स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली भाई 150 या 200 से स्टार्ट करना मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर आप बाइक की रेस पे जाते हो, क्योंकि अगर आप भगाना चाहते हो तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि एज अ राइडर आप कोई राइडर हो, क्योंकि आजकल की यूथ क्या है, हेलमेट पहन लिया, आगे लगवा लिया अपना चैनल का नाम और बस चल पड़े एकदम स्पीड के लिए। हाँ। और मैं देखता हूँ नॉर्मली 150-160 सीसी आजकल हर कोई बाइक 150 की स्पीड पे चला जाता है। हाँ, आराम से। मेन बात ये हाँ, R15 भी मेरे ख्याल से 150-160 जाती होगी, लेकिन क्या है उसकी कंट्रोलिंग और इसकी कंट्रोलिंग में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। क्योंकि वो आप ब्रेक लोगे वो लगेंगे वहाँ पे, इसके ब्रेक जहाँ पे ले रहे हो वहीं लग जाएंगे। और इसमें ABS आता है, काफ़ी सारे मोड्स हैं जो काफ़ी सेफ, मतलब आपको काफ़ी सेफ रहोगे आप, क्योंकि ट्रैक्शन, और सबसे बड़ा कावासाकी का इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है हमको। तो अगर कोई बंदा भाई मोटो वाला स्टार्ट करना चाहता है, देन स्टार्टिंग एक छोटी बाइक सेगमेंट से करें। आप R15 बाय कर सकते हो, KTM की कोई बाइक ट्राई कर सकते हो, एंड बहुत सारी मार्केट में बाइक है, बजाज की बहुत सारी बाइक आ रही है, स्पोर्ट बाइक नई लॉन्च हो रही हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। इसलिए क्योंकि भाई देखो पैसा आप पे कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी, आपके पास है पैसा तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आपने एक छोटी बाइक के साथ में आपने अपने अच्छे फॉलोवर गेन कर लिए, आपने अपने अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर लिए, देन तब आप बाइक स्विच करते हो, देन तब बड़ी बात होती है।
महंगी बाइक लेने के बाद में फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना, काम करना, आई थिंक वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से, बिकॉज वो जो चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर आप देखते हो, सीखते हो भाई कैसे चीज़ें बोला, कैसे वीडियो में बोला जाता है, एंड कैसे एक मोटो व्लॉग में क्या दिक्कत फेस करनी पड़ती हैं, क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो उनसे आप कहीं ना कहीं फेस टू फेस हो पाते हो, है ना। बाकी भैया और क्या आप सजेशन देना चाहोगे यूथ को? स्पेशली यूथ को ये चाहूँगा, अगर यूथ अगर मतलब सोच रही है कि बाइक लेके मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, तो भाई ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है। आज मुझे 1 साल हो गया है और मैं आपको बताऊं, मुझे एडिटिंग का भी नहीं आता था जब मैंने स्टार्ट किया। काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे 10th क्लास के, वो लोग मुझे एडिट कर करके देते थे वीडियोस, और इसीलिए पहले सब चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आगे जाएंगे। अगर एकदम जंप करेंगे तो सीधा नीचे गिरेंगे। हाँ, तो आई थिंक छोटे लेवल से आपको स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आप अच्छे मेंटेन कर लेते हो अपनी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, देन तब आप एक बड़ी बाइक पे स्विच कर सकते हो। ये Z900, इसका नाम Z900 है, लेकिन ये एक्चुअल में 948 सीसी है। हाँ, आइए मैं आपको इसका एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाता हूँ। तो आपको जो बहुत डिमांड रहती है एग्जॉस्ट नोट बग टच करवाते हैं, एंड ये भी डीवी कलर है। अभी ये डीवी कलर लगा हुआ है इसमें, तो आवाज़ काफ़ी नीचे दब जाती है। तो अगर आप लो आरपीएम पे रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मावा वगैरह से बच सकते हो पुलिस वगैरह से आपको चालान नहीं काटें। लेकिन जैसे आप हाई आरपीएम क्रॉस करते हो लाइक 5000 या 6000, देन साउंड थोड़ा काफ़ी बेसी हो जाता है, बिकॉज इनलाइन 4 इंजन है। फ्रेम स्लाइडर के लिए मैं स्पेशली ग्वालियर गया था, वहाँ से बनवाए थे मैंने। हाँ, फ्रेम स्लाइडर भी लगा हुआ है प्रॉपर जी। इसको कस्टमाइज़ कराया मैंने अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। एंड आई थिंक अगर कोई ये नेकेड बाइक को बाय कर रहा है तो भाई बहुत ज़रूरी फ्रेम स्लाइडर, बिकॉज सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर जो मेन थिंग इस बाइक का इंजन, भाई आप देख रहे हो, ठीक है, फेयरिंग इतनी है, इंजन पूरा काफ़ी बाहर निकला हुआ है, तो इंजन की बहुत बड़ी सेफ्टी होती है। बिकॉज अगर इस इंजन में कोई पैनल अगर क्रैक या डैमेज हो जाता है तो आई थिंक 50-60 हज़ार तो कम तो बनना ही मिनिमम है। छोटा सा पेज भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप लाख 1.5 लाख रुपये भाई मान सकते हो आराम से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फिर आपको रुकना पड़ेगा कावासाकी, पूछना पड़ेगा सर ये पार्ट है कि नहीं है। जैसे कि मैंने ऑयल सील का पूछा था, तब उन्होंने कहा कि सर नहीं है, आप दिवाली के बाद आइए। तो अभी तक मैं होल्ड लूप पे हूँ, तब जब वो पार्ट आ जाएगा तब मैं जाऊँगा। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भाई बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही बात है कि भाई हाथी लेना और पालने में काफ़ी डिफरेंस है। बाकी हीटिंग इशू कैसे फील होती है इसमें आपको? क्या चीज़? हीटिंग इशू। हीटिंग ऑफ कोर्स 948 सीसी है और नेकेड बाइक है, तो हीटिंग का इशू तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सर्दियों में अच्छा लगता है जब वो गर्म हवा आपके पैरों पे आती है, तो मजा आता है। गर्मियों में लेकिन बहुत हीट होता है। इवन जो बगल में गाड़ी खड़ी हो उसको भी महसूस होगा कि भाई उसके भी पैर जल रहे हैं। जैसे अगर आप कंटिन्यू गाड़ी को 50-60 अगर किलोमीटर चला भी लेते हो तो कैसी हीटिंग आती है? मतलब एवरेज स्पीड पे 50-60 ऐसे। हीटिंग एज यूजुअल जैसी ही रहेगी। जैसे हीट हो जाएगा, जैसे हार्डली 10 किलोमीटर जाओगे गाड़ी पूरा हीट हो जाएगी। टेम्परेचर 100 से ऊपर हो जाता है गाड़ी का। डेफिनेटली भाई, अगर आप इतनी महंगी बाइक खरीद रहे हो, इतना बड़ा इंजन है, ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर आपको लिक्विड कूल्ड मिल जाता है फॉर कूलिंग ऑफ दिस इंजन, तो फिर भी यार आपको हीटिंग थोड़े फील होने ही वाले हैं, ठीक है। बाकी कुछ ये था बाइक का एक भाई साहब ने एक रिव्यू, गाड़ी का से रिव्यू, तो कैसा लगा डू कमेंट। बाकी अगर आपके कुछ अलग ओपिनियन हो, आपकी कुछ अलग फरमाइश हो, आप भाई कमेंट में भाई फरमाइश कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे ही डू कमेंट। बाकी ऐसी और वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।